दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 11 बायोलॉजी क्लास 11th बायोलॉजी जीव विज्ञान का आज हम पेपर देखने वाले हैं। वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए, एनुअल एग्जाम 2025 के लिए। इसी आधार पर आप अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। वार्षिक परीक्षा के लिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार सॉल्व कराने वाले हैं। अलग अलग कोड के पेपर हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यूपी बोर्ड के लिए पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी का सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड होता है और सभी में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही घुमा फिरा कर यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहां पर आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट में ये पेपर करना है। 70 नंबर का पेपर है 2025 के लिए। जीव विज्ञान कक्षा 11 जीजीवी इसका कोड है। कोड मैच करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तब भी ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं यहां पर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन है, आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? आपातकालीन हार्मोन है एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, वैसोप्रेसिन या फिर थायरॉक्सिन। तो एड्रेनालिन हार्मोन है अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रेलिन ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन एड्रेनालिन, ये एक आपातकालीन हार्मोन है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारे पास कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहां से होता है? अग्र मस्तिष्क द्वारा, मध्य मस्तिष्क द्वारा, पश्चिम मस्तिष्क द्वारा या मेरु रज्जु द्वारा। तो स्पाइनल कॉर्ड से प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा धातु आयन पर्णहरिम का एक घटक होता है? यानी कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल आयन पाया जाता है? आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम या जिंक। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमने में कौन सा आयन आवश्यक है? सोडियम आयन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, जिंक आयन या फेरस आयन। तो यहां पर कौन सा है? कैल्शियम आयन यहां पर थक्का जमने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर है कि मनुष्य के वृक्क यानी किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? किडनी की संरचनात्मक इकाई पूछी गई है। नेफ्रॉन, मूत्र नली, हेनले लूप या बोमेन कैप्सूल। तो नेफ्रॉन जो होती है, वृक्क नलिका भी जिसे कहते हैं, वो ही वृक्क की किडनी की संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन से एक किडनी बनी होती है, एक वृक्क बना होता है। निम्नलिखित उत्सर्जी पदार्थों में सबसे कम विषैला कौन है? यूरिया, अमोनिया, यूरिकम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर सबसे कम विषैला है अमोनिया, यहां पर सबसे कम विषैला है यूरिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यूरिया। नेक्स्ट है हमारे पास, C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्रहण करता कौन है? C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्रहण करता होता है PEP। अगला प्रश्न लेते हैं हम कि पेसमेकर का कार्य क्या होता है? पेसमेकर का कार्य क्या होता है? हृदय स्पंदन दर को प्रारंभ करना, हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट दर को बढ़ाना, हार्ट बीट दर को घटाना या हृदय की रुधिर आपूर्ति पर नियंत्रण करना। हार्ट की ब्लड सर्कुलेटिंग या फिर ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह पर आपूर्ति करने की क्षमता पर नियंत्रण करना। तो यहां पर भैया पहला ऑप्शन करेक्ट है, हृदय स्पंदन की दर को प्रारंभ करना, ये इसका सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है, ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के, ठीक है, पीयूष ग्रंथि के पिछले भाग से, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, वहां से स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन। एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस 2 भाग होते हैं, अग्र भाग और पश्च भाग। तो पिट्यूटरी के पश्च भाग से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन निकलते हैं। तो आप यहां पर सीधे सीधे 4 दिए हैं, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो आप पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथ लगाएंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि लगाएंगे।
अगला प्रश्न है हमारे पास कि किन कोशिकाओं में सेंट्रियोल नहीं होता। तो तारक का या सेंट्रियोल कोशिका विभाजन का कार्य करते हो। हम जानते हैं तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता, तो इसमें सेंट्रियोल नहीं होगा। यहां पर आप ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। पैंक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल या पीयूष। तो पैंक्रियाज बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है, इसको हम आग्नेयाशय भी कहते हैं। अगला ब्लड का पीएच कितना होता है। तो भैया ब्लड क्या होता है कि हल्का सा ब्लड जो होता है वो हल्का सा क्षारीय होता है, तो यहाँ पर 8 लगभग 7-8 इसका पीएच मान होता है। कौन सा रुधिर वर्ग, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है। तो सर्वग्राही कौन होता है। 4 ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। तो सर्वदाता ओ यानी ओ के जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी को रक्तदान कर सकते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो सभी से रक्तदान ग्रहण कर सकते हैं, सभी का रक्त उनको लगाया जा सकता है। तो ए बी जो ग्रुप है वो सर्वग्राही ग्रुप कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 7 जो दिया है वो सही है। हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित O2 का प्रतिशत कितना होता है। हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित O2 का प्रतिशत कितना होता है। 97, 71, 25 या 3। तो इस का आप कमेंट करके आप इसका आंसर जरूर देना कि हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित O2 का प्रतिशत कितना होता है। 97%, 71%, 25 या 3%। अगला प्रश्न लेते हैं वृद्धावस्था में कैल्शियम आयन की कमी के कारण अस्थियां भंगुर हो जाती हैं, यानी जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। इस रोग को क्या कहते हैं। इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है मानव की कशेरुक दंड में कितनी अस्थियां होती हैं। मानव के कशेरुक दंड में कितनी अस्थियां होती हैं। 30, 29, 27 या 26। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी आप कमेंट में आप बताएंगे आंसर। अगला है कि लाल रुधिराणु यानी आरबीसीज ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं। तो ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक अस्थायी कंपाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जहां भी जाता है वहां पर ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है और फिर से इसको अशुद्ध रक्त के रूप में कहां पहुंचा दिया जाता है। फेफड़ों में फिर पहुंचा दिया जाता है जहां पर इसका शुद्धिकरण होता है और वहां से वो ऑक्सीजन कैरी करके फिर से हृदय द्वारा पूरे शरीर में भेजा जाता है शुद्ध ऑक्सीजन के साथ। अगला है हमारे पास लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहां पाई जाती हैं। तो आग्नेयाशय में पाई जाती हैं, हम जानते हैं। अगला है हमारे पास प्रश्न की निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, आरबीसी या इओसिनोफिल्स। तो आरबीसीज में यहाँ पर केंद्रक नहीं होता है। जो केंद्रक होता है वो आरबीसी के परिपक्वन के दौरान विलुप्त हो जाता है। शुरुआत में होता है लेकिन बाद में ये विलुप्त हो जाता है। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता ये बात आप अपने टीचर से एक बार पूछ के देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मनुष्य के एक हाथ की कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं। 7, 8, 9 या 10। तो सारे नंबर वाले क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट में। तो बताओ भैया मनुष्य की एक कलाई की हड्डियों में क्या एक कलाई में हड्डियां कितनी होंगी। 7 होंगी, 8 होंगी, 9 होंगी या 10 होंगी। अब 2 नंबर के प्रश्न। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो थायराइड है। पेशियों में उपस्थित 2 प्रकार की प्रोटीन का नाम लिखिए, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन हो गए। प्रकाश संश्लेषण की खोज में प्रयुक्त शैवाल कौन सा है, उसका नाम बताइए। प्राणियों में पाए जाने वाले 2 श्वसनीय वर्णक बताइए। तो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है, ये पाए जाते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। एक आध और जो श्वसन वर्णक हो जिन्हें आप जानते हो कमेंट करके आप बताना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर की कि प्रकाश संश्लेषण में की प्रकाशिक तथा अप्रकाशिक अभिक्रियाएं हरित लवक के किस भाग में होती हैं। अगला प्रश्न है रेड ड्रॉप पर पूछा गया कि रेड ड्रॉप किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वायु को वातावरण से फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करने वाले प्रमुख संवाही अंग कौन कौन से हैं। हृदय शूल या एंजाइना किसे कहते हैं। रीनल कैलकुलाई या जिसे हम गुर्दे की पथरी या वृक्क की पथरी कहते हैं वो क्या होता है। रुधिर वर्ग पर टिप्पणी आपको लिखना है कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं ये आपको बताना है। C4 प्लांट्स जैसे मक्का, गन्ना, इन सब की आपको विशेषता बतानी है कि क्यों इनकी क्या विशेषता है, क्यों इनको C4 पौधे कहा जाता है। फेफड़े की आंतरिक संरचना आपको देनी है। धमनी और शिरा में मुख्य 3 अंतर आप बताएंगे। सिंपल है बहुत, क्लास 10th में आप धमनी और शिरा
आर्टरी और वेन में अंतर पड़ते हैं, ठीक है। गुहा सक्रिय होती है, गुहा चौड़ी होती है, लचीली होती है, लचीली नहीं होती है, शरीर की गहराई में पाई जाती है, शरीर की गहराई ऊपरी सतह पर पाई जाती है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। अब किसमें होता है ये आपको पता है, आप बताइए कि शुद्ध रक्त किसमें होता है, धमनी में या शिरा में, और अशुद्ध रक्त किसमें होता है, धमनी या शिरा में। और एक ऐसी धमनी भी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है और एक ऐसी शिरा भी होती है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, उसका भी आप नाम बताएंगे कमेंट करके। अगला है कि वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन का आप चित्र बनाएंगे, वही जो बोमेन संपुट वाला चित्र होता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, बड़ा अच्छा पेपर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा पेपर और बचा है कि हृदय की आंतरिक संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाना है। लघु उत्तरी में ग्रंथियों के प्रकार पूछ लिए गए हैं। मनुष्य की एक हाथ में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम लिखिए, ठीक है। कलाई में हड्डियों की संख्या पूछी गई थी, यहाँ पर अस्थियों के नाम। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले 2 हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन लिख दो, ऑक्सीटोसिन लिख दो, वॉसोप्रोसिन लिख दो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH लिख दो। ये सारे पीयूष ग्रंथि से ही निकलते हैं। रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड जमने यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया आप समझाएंगे। कार्डियक चक्र या कार्डियक साइकिल क्या होता है, इसे आप समझाएंगे। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को आप समझाएंगे कि थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं। थायराइड की अल्प सक्रियता यानी कि जब वो हार्मोन का कम स्रावण करता है तो कौन सा रोग होगा, और अति क्रियाशीलता जब ज्यादा हार्मोन का स्राव करेगा तो कौन सा रोग होगा। एक एक रोग का आप नाम लिखेंगे। मनुष्य में अगर नहीं आता है थायराइड वाला तो मनुष्य के आंतरिक कर्ण जिसे कला गहन कहते हैं कि संरचना आप लिखेंगे और कार्य भी उसका बताएंगे। उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं, जंतुओं के मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब आप उत्सर्जी पदार्थ बताएंगे। उत्सर्जन किसे कहते हैं, हानिकारक पदार्थों को। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद हमारे शरीर में बने या किसी भी जंतु के शरीर में बने उत्सर्जी पदार्थों को या विषैले पदार्थों को उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ, कुछ जानवर अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, कुछ यूरिया का करते हैं, कुछ यूरिक एसिड का करते हैं, कुछ क्रिएटिनिन का करते हैं, तो अलग अलग होते हैं। अमोनोटिलिक, ठीक है, यूरियोटिलिक, यूरिकोटिलिक, ये सारे ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे अलग अलग प्रकार के। लेकिन एक जनरल वे में आप उत्सर्जी पदार्थ क्या लिखेंगे, जैसे अमोनिया, जैसे यूरिया, जैसे क्रिएटिनिन, जैसे यूरिक एसिड, ये सारे उत्सर्जी पदार्थ आप लिख सकते हैं। नहीं आता तो प्रकाश संश्लेषण, चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण आपको बताना है। स्वच्छो सांस यानी ब्रीथिंग, सांस अंदर लेना बाहर जाना की क्रियाविधि, डायफ्राम ऊपर नीचे कैसे होता है ये आपको समझाना है। 2-3 चित्र छोटे छोटे सिंपल आप बना लोगे तो ये काम आप अच्छे से समझा सकोगे। नहीं आता ये वाला भी तो भैया आप क्या कर सकते हो कि हृदय में रक्त परिसंचरण की क्रियाविधि का वर्णन आप कर सकते हो। तो बड़ा अच्छा पेपर है, सभी सिलेबस में कवर किया गया है। क्लास 11th NCERT बेस्ड ये पेपर है, इसीलिए ये यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी भी पेपर हम लाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ साथ हम इसका बाकायदा आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे विद PDF, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे प्रश्न हैं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर अगर आप अपनी तैयारी करते हो, इस तरह की प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हो, तो निश्चित रूप से आपके बहुत ही अच्छे अंक आने वाले हैं आपके एग्जाम में। इसीलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।